गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर जो है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें हम लोगों ने दो वीडियो बना रखे हैं। दो वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। इसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, इसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसको भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे टॉपिक नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर, है ना। जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो कितने लेयर में डिवाइड है, तो आपको ये पता चलेगा ये 5 लेयर में क्या है डिवाइड है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ट्रोपोस्फेयर, दूसरा क्या है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। पहला क्या है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर और फिफ्थ है आपका एक्सोस्फेयर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो ट्रोपोस्फेयर है ना, इसको हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो है ये आपको दिख रहा है ना 20, ये दिख रहा है 0, ये दिख रहा है -20, -40, -60, -60 और ये आपको -100 दिख रहा है। ये एल्टीट्यूड से, ये ऊंचाई है। ऊंचाई जो एटमॉस्फेयर है इसकी ऊंचाई जो है ये अलग अलग लेयर का ऊंचाई अलग अलग है। जैसे 10 किलोमीटर्स है ना, 50 किलोमीटर्स है ना, 80 किलोमीटर्स और 400 किलोमीटर्स और उससे अबव। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस डायग्राम को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस डायग्राम में है क्या। ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका क्या हो गया टेम्परेचर, है ना। धरातल से दिखे ये जो आपको दिख रहा है ट्रोपोस्फेयर में जो लेयर दिख रहा है, ये इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला जो है, आप देखिएगा ये जो आपको लकीर दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो धरातल से हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। -60 पे देख रहे हो यहाँ पर है ना। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये मोटा मोटी ग्राफ में ये पता चला कि कौन कौन सा लेयर में जो तापमान है वो बढ़ता है और कौन सा लेयर में जो तापमान है वो घटता है ना। तो इसको हम लोग समझने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रोपोस्फेयर का। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या है ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या है कि इट इज द लोअर, है ना, मोस्ट, इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। क्या धरातल से सबसे नजदीक तो ट्रोपोस्फेयर की ही है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है या सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो आपका ट्रोपोस्फेयर है। इसकी अगर आप एवरेज हाइट की बात करें, इट इज द एवरेज हाइट ऑफ 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड, है ना, रफली द हाइट ऑफ दिस लेयर इज अबाउट 18 किलोमीटर ऑन द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर ऑफ द पोल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर लेयर जो है ये धरातल से, है ना, धरातल से आपको 10 किलोमीटर की रेंज में दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ये क्या होता है, स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं, स्थिर नहीं है, ये अप डाउन होते रहता है। तो 10 से 13 किलोमीटर की इसकी हाइट जो है वो धरातल से इसकी देखने को मिलता है। ये इसकी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे लेयर की ऊंचाई जो है आपको 8 किलोमीटर देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इक्वेटर के ऊपर, तो ये आपको 18 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई है वो इक्वेटर पे क्या है, ज्यादा है, और ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई है वो पोल पे क्या है, कम है ना। इससे ये पता चल रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई है ये 18 किलोमीटर जो है वो आपके इक्वेटर पे ज्यादा है ना। और 8 किलोमीटर जो है
8 किलोमीटर ऑन द पोल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रोपोस्फेयर सबसे ज्यादा ऊंचा किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, इक्वेटर वाले क्षेत्र में, और कम जो है वो पोल वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, 8 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिलता है। ठीक है। अब क्या है, जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में जैसे कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, है ना, मतलब ये जो लेयर है, इस लेयर में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर पाया जाता है, क्योंकि ये धरातल से जस्ट इसके ऊपर वाला है, जो धरातल है, धरातल से जस्ट इसके ऊपर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर जैसी इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आपको देखने को मिलता है ना। ये भी आपको याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर का जो कंटेंट है, ये डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर माना जाता है, किसके लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ वाटर या सॉरी ऑल काइंड ऑफ वेदर चेंजेस दिस प्लेस ओनली इन दिस लेयर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है या जो भी वेदर चेंजिंग है, मौसम से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, वो आपके ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है ना, ट्रोपोस्फेयर, इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ। इसके साथ साथ क्या है कि द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग हाइट, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इस लेयर में हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, देखो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है ना, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, घटते जाता है। इसका मतलब ये हुआ that the environmental temperature decreasing with increasing height of the atmosphere, it decrease at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter height। मतलब क्या हुआ कि 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घटता है, एंड इट इज कॉल्ड ए नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या हुआ कि द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीजिंग विथ increasing height at the atmosphere, it decrease 1 degree celsius 1 degree celsius for every 165 meter height। this is called normal lapse rate। तो नॉर्मल लैप्स जो रेट है वो कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलता है, 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। बात बराबर ही है ना। या तो आप 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की बात करें एवरी 165 मीटर की हाइट पे, या तो 1000 मीटर हाइट पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है ना, तो इस लेयर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ गया ना। अब देखो जैसे ये लेयर खत्म होता है ना, जैसे ये लेयर खत्म होता है और दूसरा लेयर शुरू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। अब जो ट्रोपोस्फीयर खत्म होने के बाद जो स्ट्रेटोस्फीयर का जो लेयर है ना, जब शुरू होता है तो उसके बीच का एक लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज ट्रोपोपॉज क्या है, तो ट्रोपोपॉज का मतलब ये हो गया कि द लाइन सेपरेट बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर, है ना। तो यहाँ पर जो तापमान है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस लेयर में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज बता दिया गया। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, तो स्ट्रेटोस्फीयर सेकंड लेयर हो जाता है। इसकी अगर आप हाइट की बात करें तो द सेकंड इज फाउंड जस्ट अबव द ट्रोपोस्फीयर, जस्ट इसके ऊपर जो है ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर का लेयर देखने को मिलता है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिलता है ना। और यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक गैस पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओजोन गैस, है ना। ओजोन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर स्ट्रेटोस्फीयर का है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन गैस, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक गैस पाई जाती है ओजोन लेयर,
और ओजोन लेयर के बारे में हम लोगों ने दूसरा वीडियो में आपको बता दिया गया था कि ओजोन जो लेयर है वो क्या है ना? इट इज द रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर दैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द, है ना, मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कहने का मतलब इसी क्षेत्र में क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर वाला क्षेत्र में ही क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। और यही ओजोन लेयर क्या करता है, हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या होता है, बचाता है। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखना है स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी एक विशेषता और भी है कि द एयर ब्लो हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टली आपको पता है कि जो हवा है ये तो एक होता है विंड, है ना, विंड जो है वो आपको क्या होता है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है ना। और जो एयर है, एयर जो है वो क्या होता है, आपको वर्टिकल मूवमेंट होता है इनका। ठीक है ना? तो यहाँ पर हवा क्या होता है, जो विंड है, विंड की बात करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो विंड की बात करते हैं, तो विंड क्या है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बहती है ना। इस क्षेत्र में क्या होता है कि हवा जो है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल बहती है। हॉरिजॉन्टल बहने के फलस्वरूप क्या होता है कि द, है ना, the air blow horizontally here, therefore this layer is considered ideal for flying of aircraft। इसका मतलब यही हुआ कि इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर में आपको देखने को मिलता है जो हवाई जहाज उड़ता है ना, वो इसका मेन कारण आपका यही है कि यहाँ पर हवा जो है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली बढ़ती है। हॉरिजॉन्टल जैसे आप अब देखो, जो हवाई जहाज होता है वो ऐसे जाता है ना, ऐसे जाता है, तो हवा भी ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, विंड भी ऐसे जा रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, एक फोर्स मिल रही है। और फोर्स होने के फलस्वरूप ही क्या होता है कि आप देखेंगे जो एयरक्राफ्ट है वो आइडियल कंडीशंस आपको देखने को मिलता है, आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ये भी चीज आपको क्लियर होना। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो है स्ट्रेटोस्फेयर वाला लेयर भी आपको, इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी जो थिकनेस है, इसकी मोटाई जो है डॉप्सन डॉप्सन यूनिट में मेजर्स करते हैं, है ना। जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो थिकनेस है इसको डॉप्सन यूनिट्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो ओजोन लेयर जो है, मतलब जैसे बताया आपको कि द रिलेटिव थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। ठीक है ना? तो इस लेयर में जो ओजोन गैस पाई जाती है उसको थिकनेस की जो मेजर करने के लिए हम डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। डॉप्सन, DOBSON। तो डॉप्सन यूनिट भी आपको क्लियर हुआ ना कि डॉप्सन यूनिट क्या है। ठीक है ना? इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इस लेयर में क्या है कि देखिए इस लेयर में क्या होता है कि ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस पाई जाने की वजह से क्या होता है कि इसकी टेम्परेचर क्या होती है, बढ़ती है। देखो यहाँ बढ़ रही है ना, टेम्परेचर दिख रहा है क्या आपको, पहले देखो -60 पे था, अब ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ने का मेन कारण क्या है, बढ़ने का मेन कारण ये है कि इस लेयर में आपको ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस पाए जाने की वजह से इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये भी क्लियर हुआ ना। यहाँ पर आपको ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस की बहुलता के कारण जो है यहाँ पर तापमान आपको देखने को मिलता है। इस लेयर में घटने का मेन कारण क्या है कि ये यहाँ कोई भी गैस नहीं है, यहाँ जो है मतलब ये आसमान काफी साफ है। यहाँ पर आसमान साफ होने का मतलब मेसोस्फेयर में यहाँ कोई काफी मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट गैसेस जो है आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, इस लेयर में, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, फिर वही कंडीशन होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटना। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर में क्या है कि यहाँ छोटे छोटे जैसे आइटम, ये जो इसको बोलते हैं ना आयंस वगैरह, तो आयंस वगैरह में क्या होता है कि जैसे सूर्य की किरणें इस पे पड़ती है तो वो क्या होते हैं, रिचार्ज होती है। रिचार्ज होने के फलस्वरूप क्या होता है कि वहां से ऊर्जा छूटती है। ऊर्जा छूटने के फलस्वरूप क्या होता है कि वो गर्मी बढ़ता है। तो थर्मोस्फेयर को थर्मोस्फेयर इसलिए बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस लेयर का जो है सारा ग्राफ आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। स्ट्रेटोपॉज मैंने आपको बताया पॉज है। तो पॉज एक लेयर होता है जो दो मतलब एक पॉज जो है, एक क्या होता है, सेपरेट लाइन होता है ना, जो दो लेयर को अलग करता है। जैसे कि स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। तो स्ट्रेटोपॉज क्या हो गया कि द लेयर या द लाइन सेपरेट बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो ये भी आपको क्लियर हुआ ना कि स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर में को एक लाइन सेपरेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज।
ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, स्ट्रेटोपॉज। नेक्स्ट है थर्ड, ठीक है, ये जो थर्ड लेयर आते हैं, तो थर्ड लेयर जो है वो है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर ये लेयर की बात कर रहे हैं। तो इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना, ये आपको पता चल गया कि थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। और इसकी इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, जस्ट जो है ना, 50 किलोमीटर से ऊंचाई वाला क्षेत्र में आपको मेसोस्फीयर आपको देखने को मिलता है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर स्टार्टेड डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड and reach up to 100 degree minus 100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर भी क्या होता है कि ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान घटता है। और तापमान घटने का जो है यहाँ कितना होता है, तापमान कैसे घटता है, तो 80 किलोमीटर की रेंज पे जाएंगे तो यहाँ जो है माइनस जो है आपको 100 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी ऊंचाई जो है वो ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान घटता है। और इसकी इंपॉर्टेंस बस ये भी है। इसके अलावा क्या है कि मेटोर्स और फॉलिंग स्टार्ट अगर इन दिस लेयर, मेटोर्स जो उल्का पिंड होता है उन्हें गिरता है, टूट के गिरता है, तो आपको यहीं पर देखने को मिलता है मेसोस्फीयर में। मेसोस्फीयर में, है ना, ये घटनाएं आपको मेसोस्फीयर में देखने को मिलता है। ठीक है, जस्ट फिर मैंने आपको क्या बताया, पॉज वाली घटना बताया। तो पॉज वाली घटना में क्या है कि मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच एक लाइन खींची जाती है, या एक सेपरेट लाइन होता है। सेपरेट लाइन में मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो मेसोस्फीयर खत्म होगा ना। मेसोस्फीयर खत्म होगा, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत थर्मोस्फीयर शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे एरिया जहां तापमान कांस्टेंट होने के बाद फिर ये क्या होता है, बढ़ेगा। तो वो वही लाइन की बात हो रही है, मेसोस्पॉज की। तो ध्यान रखना है कि द लाइन सेपरेट बिटवीन मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो ये भी क्लियर हुआ ना आपको, मेसोस्पॉज। ठीक है ना। अब आता है थर्मोस्फीयर, है ना, थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो ये लाइन भी क्लियर हो गया आपको। थर्मोस्फीयर की बात करें, ये क्लियर हो गया ना आपको। ट्रोपोस्फीयर क्लियर हो गया, एक ये हो गया। दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर क्लियर हो गया। तीसरा मेसोस्फीयर क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्मोस्फीयर में। तो थर्मोस्फीयर में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इन द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। हाँ, जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ साथ जाते हैं तो तापमान यहाँ घटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, बढ़ता है। दिख रहा है ना, बढ़ रहा है ये। यहाँ भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है घटने का, और इधर जो है वो बढ़ने का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ऊंचाई के साथ जाते हैं तापमान क्या होता है, काफी तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाता है। आइंस वगैरह जो होते हैं वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से तापमान क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। आइनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फीयर है ना, थर्मोस्फीयर का ही भाग है। आइनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। 82 जो है ना, आइनोस्फीयर की अगर हम बात करें तो आइनोस्फीयर की इंपॉर्टेंस इस आधार पे है कि आइनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर, है ना। आइनोस्फीयर यही लिख दूं क्या, आइनोस्फीयर, ionosphere is the part of, is the part of this layer है ना, ionosphere। तो ध्यान रखना है, it extend between 80 to 400, है ना। extend लिख देता हूं, extend between 80 to 400 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है, मतलब आइनोस्फीयर जो है ये कोई आपका क्या बोलते हैं, लेयर नहीं है, बल्कि ये थर्मोस्फीयर का ही भाग है ना। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। मतलब जो आइनोस्फीयर है, जो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, यहीं से जो है रेडियो तरंग जो है निकलती है, और हम लोग जो है देखते हैं ना, रेडियो वगैरह सुनते हैं, तो वो इसी से यहाँ पर ये एक्टिविटी होता है। ठीक है ना। तो ये भी आपको क्लियर हुआ कि इट एक्सटेंड बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर, एंड दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो थर्मोस्फीयर भी आपको क्लियर हो गया। अब हो गया एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर के बारे में क्या है, कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है ना, वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी है, और
तो जब वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है तो फिर हम लोगों को भी ज्यादा कमी मतलब कमी हो पाएगा। लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पर जो है द अपर मोस्ट लेयर, मतलब ये तो क्या है एक्सोस्फीयर है, तो आपको पता चल रहा है कि यह अपर मोस्ट ऑफ द लेयर है। और यहाँ लाइट गैसेस लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस। यहाँ पर जो लाइट गैसेस है ना, लाइट गैसेस जो हल्की है, जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, हीलियम, यहाँ क्या होता है, फ्लोट होता है, तैरता है ना, फ्लोटिंग, फ्लोट इन इनटू द स्पेस, फ्लोट इनटू द स्पेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक तो भारी गैस तो आपको यहाँ पता चला ही, और हल्की गैस जो है वो आपको एक्सोस्फीयर में देखने को मिलता है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, etc. float into the space. This is the feature of exosphere. So all about the feature of a structure of the atmosphere. How many layer of the atmosphere? The first is troposphere, second one is stratosphere, third one is mesosphere, and fourth one is thermosphere, and five is exosphere. तो ये लेयर है, लेयर को हम लोगों ने काफी हद तक आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये हो गया लेयर। तो चैप्टर में आपको इतना दिया गया था। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कशंस कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको यहीं पे बताऊं, इसको मिटा दूंगा, उसके बाद जो है फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता चलेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस, क्वेश्चंस की बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस constitute the major proportions of the atmosphere, which of the flowing gases major proportions of atmosphere, है ना। तो आप बता सकते हैं कौन सी गैसेस है, हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन। दूसरे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि विच लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। तो which layer is important for human beings, for human beings। तो आपको पता चला ना, ये क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है, यहाँ ये लेयर क्या है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तीसरा क्वेश्चन का, तो सी सॉल्ट, पॉलन एंड स्मोक, these are associated with वाटर वेपर, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्ट है ना, स्मोक, etc are associated with क्या हो जाएगा, तो ये आपका द राइट आंसर इज डस्ट पार्टिकल्स, है ना, डस्ट पार्टिकल्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सॉल्ट, स्मोक, एक्सेट्रा आर एसोसिएटेड विथ आपको डस्ट पार्टिकल्स, तो इसका आंसर डस्ट पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो डस्ट पार्टिकल्स है ना, डस्ट पार्टिकल्स है। तो डस्ट पार्टिकल्स जो है इस तरीके से आपको बताया गया। फोर्थ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑक्सीजन गैस इज निएबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ, है ना। जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस
is negable at the height of कितना बताया था आपको, है ना, NEGLI निगेबल का मतलब नगण्य, ना के बराबर, है ना। तो मैंने आपको बताया था 120 किलोमीटर की हाइट पर जाने के बाद जो है ये आपको देखने को मिलता है, मतलब 120 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जाएंगे तो हमें क्या होगा, गैस का सिलेंडर ले जाना पड़ेगा, गैस बोले तो ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि which of the flowing gases is transparent, है ना, which of the flowing gases is transparent to incoming solar radiation but opaque to the terrestrial radiation, है ना। मतलब इसमें ये बताया गया कि कौन सा गैस जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के लिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, बट opaque to the terrestrial radiation, which one of the important gases, तो डेफिनेटली CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, वो एटमॉस्फेयर को तो आने देता है, बट opaque to the terrestrial radiation, लेकिन terrestrial radiation के लिए क्या है, ये बाधा है। तो ये चीज क्लियर हुआ ना, इसका मतलब ये है कि जो मैंने पढ़ाया आपको वो सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग शुरू करेंगे तो आई होप एक नया चैप्टर लेके शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।